हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में कल तक हम क्या पढ़ाए थे? कल हैरी हेस का टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत बता रहे थे। ठीक है, उसमें हमने बता दिया था कि टोटल कितनी 27 प्लेटें होती हैं, जिसमें से 7 बड़ी बड़ी होती हैं और 20 क्या छोटी छोटी होती हैं। बड़ी बड़ी तो मैंने बता दिया था सारी, छोटी छोटी कुछ प्लेटें रह गई थी, उनको बताना रह गया था। और इन्हीं प्लेटों के कारण क्या आता था, हमारा भूकंप आता था और सुनामी आता था। तो आज समझेंगे कि भूकंप कैसे आता है। ठीक है, भूकंप आता है, हम किस भूकंपी जोन में रहते हैं, भूकंप आए तो किस कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस सब के बारे में आज देखते हैं और देखते हैं कि भूकंप आता कैसे है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं इधर अपने टॉपिक पे। तो भूकंप कहाँ, जब पृथ्वी के अंदर से आता है ना, जहां से भूकंप आता है पृथ्वी के अंदर से, जैसे ये मान लिया पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है, ये अंदर वाला, तो जहां से आता है भूकंप उसको क्या बोल देते हैं, फोकस बोलते हैं। जहां प्रारंभ हो वहां से क्या होता है, भूकंप प्रारंभ होता है। ठीक है, और जहां आता है पृथ्वी के तल से जैसे टकराता है उसी को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। एपी सेंटर यानी अभिकेंद्र बोल देते हैं। यहाँ अब इसका अभिकेंद्र है, यहाँ पे क्या भूकंप आया है, ये क्या हो गया, भूकंपी जोन हो गया। जैसे कि जहां से स्टार्ट हुआ उसको क्या बोले, फोकस। ठीक है, और जहां पे आके टकराया यानी धरातल वाले भाग से टकराया उसको क्या बोल देते हैं हम, एपी सेंटर यानी अभिकेंद्र बोल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, ये क्या था, ये क्या है, ये क्या फोकस है। ठीक है, ये धरातल है, उस पे लोग टहल रहे हैं, ये पिंटू पिंटी है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलने आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे थे। ठीक है, हम आपको भूल ना पाएंगे वो वाली मूवी का। ठीक है, सीन बनाने आ रहे थे, मतलब कि गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते, लेकिन यहाँ से क्या एकदम से यहाँ भी इसके नीचे ये कौन से भूकंपी जोन में खड़े थे, इनको पता नहीं था कि यहाँ भूकंप वगैरह आते हैं। ठीक है, और नीचे क्या था, अब फोकस से जैसे भूकंप यहाँ से प्रारंभ हुआ डायरेक्ट ऊपर गया, केंद्र पे यहाँ पे मारा, तो ये क्या हो गया, इसका एपी सेंटर हो गया यानी अभिकेंद्र हो गया। यहाँ पे आएगा तो सब भूकंपी ये जोन हो जाएगा, यहाँ पे सब भूकंप हो जाए, ये ऐसे ऐसे कूदने लगे, इधर ये उधर कूद के गिरे, ये उधर कूद के गिरे। ठीक है, तो ये गाना गाने लगे। क्या गाना गाएंगे, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो ये मिलने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन मिल ही नहीं पाए बेचारे। ठीक है, तो इधर गिरेंगे और उधर गिरेंगे। ठीक है, अच्छा, भूकंप जब आता है तो इतनी तबाही वगैरह काहे मचा देता है, हमारा सब उड़ा उड़ा के ले जाता, सब इधर कहीं भूकंप, इधर भूचाल, उधर भूचाल। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और इसकी जो ऊर्जा होती है वो कौन सी, प्रत्यस्थ ऊर्जा होती है। ठीक है, और ये किस तरंगों के रूप में निकलती है बाहर, समझे, इसकी ऊर्जा प्रत्यस्थ ऊर्जा होती है, इसीलिए इतना खतरनाक होता है, इतनी ज़्यादा तबाही मचा देता कि बवाल मच जाता है। जहाँ पे आता है, जिस भूकंपी जोन पे जहाँ पे आ गया, समझो वहाँ पे क्या सब बिल्डिंग उल्डिंग सब गिरा दिए, सब इधर उधर भूचाल मचा दिए, सब बहुत तबाही मचाता है। ठीक है, तो मान लिया ये इसका एपी सेंटर था, यहाँ अभिकेंद्र था, यहाँ पे भूकंप आया तो भूकंप क्या, वृत्तीय गति, जैसे जहाँ पे भूकंप आया भूकंपी जोन होता है। ठीक, वहाँ तक भूकंप बहुत खतरनाक आएगा। ठीक है, उसके आगे जैसे दूर बनेंगे वहाँ उसका कम दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, मतलब कम प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो जहाँ जहाँ भूकंपी जोन है हमको लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए, बस वहाँ फिर भूकंप का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, लेकिन हम लोग मानो इतना दरिद्र हो गया, जहाँ भूकंप आता है वहीं पे घर बसाएंगे। देखो घर बसाने आ रहे हैं, यहाँ क्या, ये क्या करने, शादी की बात करने आ रहे थे अपनी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ आ गया कौन, यहाँ से मार दिया, ऊपर से नीचे से फोकस से मारा यहाँ पे भूकंप अभिकेंद्र के पास, तो ये इधर गिरे, पिंटू इधर गिरा, पिंटी ये इसकी चोटी बना दे ना, ये चोटी उड़ती हुई जा रही। ठीक है, ये इधर गिरी। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है, प्रत्यस्थ ऊर्जा होती है। और इसमें तरंगे, 3 तरह की तरंगे निकलती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी, पहले वी वेव निकलती है यानी प्राइमरी, इसको पी, ये सबसे पहले पहुंच जाती है, समझे, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, पहले पहुंच जाती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी तरंग। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी तरंग। ठीक है, और इसको ये सबसे देर में पहुंचती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एल तरंग। एल मतलब लव तरंग, समझे, लव जानते हैं ना, ये लोग इसीलिए आए थे यहाँ पे, समझे, लेकिन क्या किया, सूद दिए गए, यानी कौन इसको मारा है, भूकंप मार दिया, इधर गिरे कोई इधर गया, वही दिल के टुकड़े 1000 हुए, ये इधर गिरे ये इधर गिरे। ठीक है, तो ये क्या, भूकंपी जोन में आ गए। ये कौन सी, इसका खोज, जो लव तरंगे हैं इसकी खोज किसने की थी, एच.डी. लव ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया लव तरंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पहुंचती है, प्राइमरी तरंगे। ठीक है, और उसके बाद कौन सी पहुंचेगी, सेकेंडरी तरंग। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन तरंग पहुंचेगी, लव तरंग पहुंचती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की तरंगे निकलती है जब क्या आता है, हमारा भूकंप वगैरह आता है। उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, जब भूकंप आता है उसमें कौन सी, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है और तरंगों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, इतना समझिएगा। ठीक है,
और जो तरंगे होती हैं वो कितने 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, ये सब याद करने वाला चीज़ है। देखो इसमें कुछ समझाने लायक ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो जैसे सर जिस कोशिश करेंगे जितना अच्छे आप समझ सकें, ठीक है। और लेकिन इसको क्या यादें करना होगा, सब चीज़ें समझाई नहीं जा सकती ना, कुछ चीज़ें तो अपने आप से भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग, लव तरंग। अब देखते हैं किसकी, देखो ये तरंगे होती हैं तो किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, कौन ज़्यादा भयानक होता है, जो ज़्यादा तबाही मचा देता है, कौन सी तरंग। इन तीन तरंगे हैं ना, तो प्राइमरी तरंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, या सेकेंडरी खतरनाक होती है, या लव तरंग खतरनाक होती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम क्या डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले आते हैं प्राइमरी तरंग, इसकी देख लेते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है। प्राइमरी तरंग की स्पीड कितनी होती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना चली जाती है, 6 किलोमीटर चली जाती है यहाँ तब, इसीलिए सबसे पहले पहुँच जाती है। और सेकेंडरी की कितनी होती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो लव तरंग होती है इसकी स्पीड सबसे कम होती है, कितनी होती है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। बहुत धीरे धीरे जाती है, 1.5 किलोमीटर जाती है 1 सेकंड में। अपने तुम्हारे हिसाब से तो बहुत स्पीड है, लेकिन इनके तरंगों के हिसाब से ये सबसे स्लो है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी, प्राइमरी तरंग की, सबसे कम स्पीड किसकी, लव तरंग की। और यही लव तरंग सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। अब कहेंगे सर इसकी तो स्पीड बहुत कम है, तो ये तबाही सबसे ज़्यादा काहे मचाएगी, जबकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तबाही मचाना चाहिए कि ये मचाएगी। तो कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है, ये मचाती है, ठीक है। ये क्यों नहीं मचाती, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आई निकल गई। जैसे आप देखे होंगे ना, किसी से प्यार वगैरह किए होंगे, या फिर किसी का 1-2 दिन का प्यार होता है कुछ लोगों, जैसे स्पीड वाला प्यार होता है। जैसे आज देखे कल ही उसका नंबर मिल गया, ठीक है, और शाम को पता चला, शाम को फ़ोन कर रहे तो 2 बजे रात में या 3 बजे रात में फ़ोन किया तो उसका फ़ोन क्या बता रहा, बिजी बता रहा, समझे। तो थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन क्या उतनी तकलीफ होगी जितना खतरनाक, जैसे और ज़्यादा, जैसे ये तो 2 दिन वाला प्यार था, समझे। आज आया, आज किया, शाम को आया, नंबर मिल गया, फिर रात में 2 बजे फ़ोन किया, पता चल रहा है बिजी बता रहा है, ठीक है। तो थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्यों, 2 दिन का प्यार था, आए, बात किए, नहीं हुआ, निकल लिए, ठीक है। नहीं बना कुछ सिस्टम तो बिजी बता रहा, वो दूसरे सेटिंग है, पता चला दूसरे सेट है, ठीक है। तो क्या किया, निकल लिए। तो इतनी तबाही मतलब नहीं, इतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर वही प्यार आपका जैसे 1-2 महीने से चल रहा हो, जैसे आप पहले क्या किया, उसका देखे, उसको उसके कॉलेज का चक्कर लगाए, ठीक, मोहल्ला उसका घर ढूंढे, ठीक, उसके बाद बड़ा मुश्किल से 1-2 महीना उसके पीछे दौड़े, उसके बाद उसका नंबर मिल पाया, बहुत मुश्किल से नंबर मिला, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपको दूसरे दिन दूसरे दिन देखे कि आप जैसे ही नंबर मिला, उसके 1-2 दिन के बाद देखे कि वो दूसरे की मोटरसाइकिल में बैठ के जा रही है, ये ड्यूटी टहल नहीं है, ठीक है, ऐसे कर रही, तो आपको तकलीफ होगी, वहाँ भी तकलीफ होगी, ठीक है। तो इसमें तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होगी इसकी अपेक्षा। क्यों, ये 2 दिन वाला था, इसमें तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। आज देखें, आंखों से आंखें मिली, नज़रें चार हुई, क्या अगले दिन प्यार हो गया, ठीक। बाद में पता चला कि वो कॉल लगाए तो बिजी जा रहा है, 1 बजे रात में लगाए, 2 बजे 3 बजे लगाए, पता चल रहा है आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो अभी दूसरे से बात करने में व्यस्त हैं, ठीक है। तो थोड़ा तकलीफ होगी, कहे चलो 2 दिन का था, कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1-2 महीने लगा दिया, ठीक है, 1-2 महीने लगा दिया। पहले उसके पीछे घूमे, उसका कॉलेज पता किए, घर पता किए, इधर उधर की चीज़ें सब पता करके फिर बड़ा मुश्किल से उसका नंबर वगैरह मिल पाया। उसके बाद दूसरे दिन आपको पता चला कि वो दूसरे अपने क्या क्लासमेट के साथ टहल नहीं है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, उससे चक्कर चला रही, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होगा, इसकी अपेक्षा में यहाँ ज़्यादा तकलीफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका 2 महीना वेस्ट हुआ है, ठीक। और सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा बचपन वाला प्यार है, समझे। पता चले आप प्राइमरी क्लास में पढ़े थे, कक्षा 2, 3, 4 से, तब से उसको देख रहे हैं, उसके साथ टापी खा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ चिंगम खा रहे हैं, साथ में खाना लंच आ रहा है उसको चेंज करके खा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते आपको 10-20 साल हो गए, ठीक है। अब आ गए इंटर वगैरह, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक, तब भी अब से आपका अभी धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और उसके बड़ा मुश्किल से हो पाया। उसके बाद पता चला कि उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो गई, समझे। तो जो भैया तकलीफ होगी ना, वो क्या देखने लायक होगी, इतना खतरनाक तकलीफ होगी कि आप बता नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे होगी, इसी से होगी। तो सबसे कम, ये स्पीड इसकी ज़्यादा थी, इसीलिए सबसे कम तबाही मचाएगा, आएगा मार के चला जाएगा, ठीक है। ये वाला है जो है, इसकी स्पीड थोड़ा कम है, तो ये आएगा, थोड़ा हिलाए डुलाएगा, ऊपर की धरातल को हिलाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हिलाएगा और चला जाएगा। लेकिन ये भैया सबसे धीरे स्पीड में ऐसे रो के आ रहा, धीरे ऐसे आ रहा, और पकड़ के कस के जितना झचकोर देगा, समझे। जहाँ पे पाएगा सब धरातल पूरा
सब हिला डुला देगा, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। पिंटी इधर गिरेगी, पिंटू उधर गिरेंगे, समझे? तो इनका क्या, इनकी शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तबाही कौन मचा रहा है? यही लव तरंगे। नाम भी देखो खतरनाक है इसका, लव, नाम भी अपने तरीके से दिया, ठीक है। कौन सी तरंगे हैं? लव तरंगे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तबाही कौन सी तरंग मचाएगी? लव। क्यों? क्योंकि इस बहुत शिद्दत वाला प्यार था इनका ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक। ये देखो लिख भी दिए हमें, सबसे ज़्यादा क्षति, सबसे कम क्षति इसमें होगा, औसत क्षति इसमें कितना क्षति होगा, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी में होगा? इसमें होगा। सर्वाधिक नुकसान होगा, देखो लिखा भी है मैंने, लिख भी दिया, ठीक है। अच्छा, ये तरंगे कहाँ कहाँ जाती है? ठोस, द्रव, गैस सब में चली जाती हैं, ठीक है। यानी जो पृथ्वी हमारी यहाँ कहाँ पे बना दे, इसको मिटा देते हैं, ये वाला मिटा दे। अब ये समझ गए एपी सेंटर पे जाके क्या हुई, एपी सेंटर पे जहाँ पे मारेगी वही क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। फोकस एपी सेंटर समझ गए? जैसे ये हमारा पृथ्वी थी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक है। यहाँ से मान लिए ये क्या है, मेंटल, ये कोर वाला भाग हो गया, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ से कौन सी प्राइमरी तरंग निकली, जब यहाँ से मान लिया, यहीं मेंटल से भाग से निकली, कहीं से भी निकाल दिए, ठीक, यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। अगर ये प्राइमरी तरंग है तो कहाँ जाएगी? ठोस, द्रव और गैस तीनों में चली जाती, तो ऊपर भी जाएगी। ऐसा तो है नहीं, जब वो हलचल आती है, मतलब भूकंप वगैरह आता है तो खाली भूकंप एक ही तरफ आता है, इधर भी तो भूकंप आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक, धरातल वाले क्षेत्र में भी आएगा, ठीक है। तो ये नीचे भी चला जा सकता है, इसमें भी प्रवेश कर सकता है, इधर भी आ सकता है, मतलब ठोस में भी जा सकता है, द्रव में भी जा सकता है, गैस में जा सकता है। अच्छा, ये कोर वाला भाग तो सब यहाँ द्रव भरा है, तो एक प्राइमरी जो तरंग है क्या यहाँ तक जा सकती है? कोर वाले भाग तक? हाँ बिल्कुल जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये किसमें, ठोस, द्रव, गैस तीनों में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है, ऊपर निकल के, जो ऊपर क्या वायुमंडल वगैरह सब उसमें गैसें वगैरह भरी हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या करेगी, गैस में भी चली जाएगी। अच्छा, सेकेंडरी तरंग देखते हैं, सेकेंडरी तरंग देखते हैं, ये कहाँ जाती है? सिर्फ ठोस में जाती है, द्रव में नहीं जाती है, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? ठोस में चली जाएगी, लेकिन द्रव में नहीं जाएगी, समझे? तो ये जो यहाँ से सेकेंडरी तरंग हम निकालते हैं, यहाँ से ये प्राइमरी तरंग थी, तो यहाँ का द्रव में भी चली जाएगा। अच्छा, द्रव में कुछ इसका, वो द्रव बता रहे, गैस में कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? वायुमंडल में घूमते रहो तरंग, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, ठीक है। जो धरातल पे आता है बस हमको उसी का प्रभाव पड़ता है, वो भी ऐसी जगह आ जाए जहाँ मानव रहता हो, ठीक है। और जहाँ मानव नहीं रहता वहाँ कुछ भी आए, हमसे क्या मतलब है, ठीक है। जहाँ इंसान ही नहीं रहते वहाँ कोई भी तरंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, कुछ भी फूट जाए, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब उसका कोई भी चीज़ होती है उसका प्रभाव डायरेक्ट जब मानव पे आता है, मानव पे पड़ता है, तभी वो क्या वजूद में आती है, तभी उसका क्या वजूद आता है, तब हम जानते हैं कि ये ऐसी ऐसी तबाही आई है, ठीक है। तो अब क्या, सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी तरंग को हम कहाँ, ये खाली किस में जाती है? ठोस में जाती है। तो ये कहाँ जाएगी? ठोस में जाएगी। ये ऊपर धरातली वाला भाग, ऊपर वाला भाग ये ठोस है ना, तो ये यहाँ से मतलब तरंग निकली, अभी यहाँ से निकली तो कहाँ? ठोस वाले तरफ जाएगी, ठोस वाला पार्ट है जो उधर जाएगी। ये कहाँ? इधर नीचे आ जाएगी, द्रव में आएगी, ये कोर में आएगी, कोर में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ द्रव भरा है सब, ये अंदर वाला भाग अभी भी द्रव अवस्था में है ना, प्लाज्मा और द्रव में है, तो ये का द्रव में चलती है तरंग? नहीं चलती है। तो कहाँ सीधे ये कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, ठोस वाले भाग में, ठीक है। और इसको क्या, ये सिर्फ धरातल में चलती है, ये सिर्फ धरातल में जाती है, समझे? लव तरंग है सिर्फ धरातल में, जानते हैं यहाँ इंसान ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा हमसे प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे? सीधे धरातल में जाती है। तो ये तरंग है, जितना भी ऊपर धरातली भाग है उस पर सब चलती रहती है, और स्पीड इसकी बहुत कम है, इसीलिए क्या करती है, सबको हिला उला के रख देती है, सबको झुमा झुमा के क्या गाना गाती है, ठीक, झुम झुम के, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या आते हैं फिर से ही, अब ये पता चल गया कि किसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों में चली जाती है, ठीक है। पूछा जाता है कि प्राइमरी तरंग किसमें, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में चली जाती है, इतना ध्यान रखिए। सेकेंडरी तरंग कहाँ, किसमें? सिर्फ ठोस में जाती है, द्रव में नहीं जाती है। और क्या, लव तरंग पूछा जाता है, कहाँ जा सकती है, ठोस, द्रव या धरातल? तो कहाँ? सिर्फ धरातल पे जाती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं फिर, प्राइमरी तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ यानी कि ध्वनि की चाल, ध्वनि के आकार की होती है, जैसे ध्वनि बोलते हैं सीधे निकल जाती है ध्वनि, तो ऐसे ही ये क्या होती है, ये तरंग कैसे सीधे चलती है, बिल्कुल सीधे सीधे चलती है। जब सीधे चले तो वो कैसी, ध्वनि के रूप में बिल्कुल चलती है, ठीक है। यानी कोई तरंग सीधे निकल जाए, ये कौन सी कैसी हो गई? अनुप्रस्थ तरंग हो गई, ठीक है। अब ये कौन सी सेकेंडरी तरंग कौन सी होगी? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंग थी, सॉरी वो अनुदैर्घ्य थी, ठीक है। जो तरंग बिल्कुल सीधे निकल जाए वो कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। और जो तरंग लगाए
जो तरंग क्या होगी, जो सीधे ना निकल के ऐसे ऐसे उठ उठ के चले, समझे, उठ उठ के चले, वो कौन सी तरंग होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। जो सीधे निकल गई बिल्कुल कैसे, ध्वनि की तरह, जैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ बोल दो तो ध्वनि की तरह सीधे निकल जाती है, तो वही कौन सी तरंग हो गई, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, ध्वनि की तरह चलती है। और अनुप्रस्थ तरंग कैसे, जैसे उठ उठ के चलती है, समझे। जैसे रेलगाड़ी मान लो कैसे चलती है, अनुदैर्घ्य की तरह चलती है, यानी सीधे सीधे चली जाती है, ठीक है। घोड़ा मान लो, घोड़ा कैसे कूद कूद के चलता है, ऐसे कूद कूद के चलता है, तो ये कौन सा हो गया, अनुदैर्घ्य। घोड़ा मान लो, बकरी मान लो, खच्चर मान लो, हम तुम मान लो, हम लोग कैसे ऐसे कूद कूद के चलते हैं ना, कूद कूद के ऐसे चलते हैं ना। अब जैसे समझ लो कोई व्यक्ति है, ठीक, जा रहा है, अनुप्रस्थ की तरह उसको चलाना था, उसकी चप्पल तोड़ दीजिए, हमने चप्पल तोड़ दोगे, चप्पल के ऊपर की बद्धी तोड़ दो, तो ऐसे क्या, ऐसे रगड़ा के बिल्कुल चलेगा, अनुदैर्घ्य की तरह ऐसे रगड़ा के चलेगा। अब वही चप्पल जब अच्छे बूट सूट पहने होगा, अच्छे आर्मी वाले जूते पहने होंगे, तो आर्मी में देखो ऐसे ये ड्रिल करते हुए चलते हैं, तो ऐसे चलते हैं ड्रिल करते हुए ना। अच्छा, एनसीसी वालों को कभी ड्रिल करते हुए देखे हो ना, तो वैसे कैसे चलते हैं, अनुप्रस्थ की तरह चलते हैं, यानी उठ उठ के चलते हैं, ऐसे उठ के चलते हैं, पैर हाथ सब उठाते रहे, कूद कूद के चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंगे हो गए, ठीक है। ये प्रकाश की तरह चलती, प्रकाश की तरंग, जो प्रकाश तरंग होते हैं, फिजिक्स पढ़ोगे ना, फिजिक्स का क्लास चलेगा तब उसमें समझाएंगे, ठीक है, प्रकाश किस रूप में चलता है, ठीक है। तो कैसे चलेगा, ये उठ उठ के चलेगा, ये ऐसे ऐसे उठ उठ के चल रही, ठीक है। और अनुप्रस्थ, ये वाली जो लंब तरंगे होती है, ये भी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी कैसे चलती है, उठ उठ के चलती हैं, ठीक है, ये भी उठ के चलती है। अच्छा, जो प्राइमरी तरंगे होती है, जो प्राइमरी तरंगे होते हैं उसको क्या प्राथमिक तरंग बोल देते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी तरंग होती है उसको क्या द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग बोल देते हैं। और लो तरंग को क्या बोलते हैं, इसको धरातली तरंग बोल देते हैं। बोलते हैं धरातली तरंग किसको कहते हैं, तो किसको, लव तरंग को कहते हैं। इसमें सब अलग अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछे भी जाते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने वाला, चाहे इसमें कुछ समझाने वाला लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना आसानी से हो सके समझ जाइए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जीएस में हर चीज़ तो समझाने वाली होती नहीं, कुछ चीज़ें तो तुमको यादें करना होगा, ठीक है। जैसे अब इतना समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया, जैसे कि ये पूछा जाएगा कि जब भूकंप आता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो प्रत्यक्ष ऊर्जा होती है। और किस रूप में होती है, तरंगों के रूप में होती है। कौन कौन सी तरंगें निकलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगें निकलती हैं। 3 तरंगें निकली, ठीक है। लव तरंग की खोज किसने की थी, एच.टी. लव ने की थी। वो अपने नाम से क्या लव तरंग का नाम रख दिए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड किस तरंग की होती है, तो किसकी, प्राइमरी तरंग की होती है। कितनी है, 6 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड इसकी ना याद रखो तब भी, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्पीड होती किसकी है और सबसे कम किसकी होती है। जब सबसे ज़्यादा वाला पूछा गया तो सबसे कम वाला भी पूछा जाएगा, तो सबसे कम स्पीड किसकी होती है, लव तरंग की होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षति कौन सी तरंग पहुँचाती है, तो कौन सी, लव, क्योंकि वो धीरे धीरे आती है और सबको हिला डुला के चली जाती है, ठीक। सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, ठीक है। और धरातली तरंग किसको कहते हैं, तो लव तरंग को कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ धरातल की ओर चलती है, समझे। जहां लोग रहते हैं, जानते हैं, लोगों से इसका गहरा नाता है, इसीलिए ये तरंग का नाम भी क्या है, लव तरंग है। लोगों से ज़्यादा ये प्यार करती है, इसीलिए उनको ज़्यादा तबाह करती है, ठीक। और उसके बाद क्या, कौन, ये किसमें, ठोस द्रव गैस, और ये किसमें, सिर्फ ठोस में चलती है, सेकेंडरी, और ये कहाँ चलती है, धरातल पे चलती है, ठीक है। अच्छा, जो प्राइमरी तरंग होती है वो कौन, अनुदैर्घ्य होती है, यानी सीधे चली जाती है ध्वनि की तरह, सीधे, यानी ध्वनि जैसे सीधे बोलते हैं सीधे चली जाती है, ऐसे ये ध्वनि की तरह चलती है, सीधे सीधे, यानी। और कौन से, अनुप्रस्थ कैसे है, यानी ऊपर नीचे उठ उठ के चलती है, ठीक है। ये भी कैसी होती है, लव तरंग अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। और ये प्राथमिक तरंग बोल देते हैं इसको, सेकेंडरी तरंग को का द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, गौड़ तरंग किसको बोलते हैं, तो द्वितीयक तरंग को पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में पूछा गया कि गौड़ तरंग किसको कहते हैं, तो किसको, सेकेंडरी तरंग को, यानी द्वितीयक तरंग को, ठीक है। और इसको तो धरातली तरंग, तो आपको पता ही है धरातल पे सिर्फ चलती है, तो ये कौन सी तरंग हो गई, धरातली तरंग। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसके आगे का समझते हैं, ठीक है। तो वो समझ में आया था। अब हमको ये समझना है, ठीक। इसमें क्या, अब नई तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि अब आवृत्ति पूछ लेगा, आयाम पूछ लेगा, ठीक है। आयाम तरंग दैर्घ्य पूछ लेगा, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, किसकी दूरी ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, ठीक है। किसका आयाम ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ठीक है। आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है, संख्या, आवृत्ति किसको, संख्या को बताती है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पी वेव, यानी मैंने बताया था पी वेव सीधे निकल जाती है, तो ये देखो धीरे धीरे हल्का सीधे बिल्कुल सीधे निकल गई थोड़ी। और ये क्या है,
ये एस वेव है, ये एस वेव क्या, ये घोड़े की तरह कूद कूद के चलती है, कूद के चुके। और लव तरंग ये और ज़्यादा कूदती है, और ज़्यादा ऊंचा होता है। इसीलिए तो जब वो आता है, भूकंप आता है ना, जब भूकंप आता है तो कसके इधर उधर हिलाते चलती है, ऐसे ऐसे हिला देता है। जितना ये लव तरंग होती है वो तो धीरे धीरे आ रही है, ऐसे ऐसे किसी चीज़ को, ये वाली तरंग आई आई एकदम एकदम ऐसा ऐसे करके शुरू से निकल गई, ठीक है। ये वाली आई थोड़ा ऐसे 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 हिला गई थी, धीरे धीरे उसको झंझोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जब लव तरंग आती है आराम से ये ऐसे से आई, फिर नीचे ऐसे ये चलते चलती क्या करेगी, सबको क्या हिला डुला के सबको क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी। जितना तबाही लाती है सबसे कौन सी, लव तरंग लाती है। आवृत्ति पूछ लिया जाता है, क्या आवृत्ति पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, किसकी होगी सबसे ज्यादा आवृत्ति, पी वेव की। आवृत्ति मतलब संख्या, तो देखिए संख्या सबसे ज्यादा किसकी है, इसी में तो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिनते चले जाओ, बहुत है ना। अब इसमें क्या, इसकी आवृत्ति तो औसत रहेगी, क्यों, क्योंकि ये बीच में है, तो इसका तो सब औसत ही रहता है, ठीक है। देख लो जैसे कैसी आवृत्ति 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज्यादा सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, देखो मैंने चिन्ह भी लगा दिया, इसकी सबसे हाई आवृत्ति होती है, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, पी वेव की होती है। पूछा जाता सबसे ज्यादा आवृत्ति किस वेव की होती है, तो पी वेव की होती है, ठीक है। और इसकी तो औसत रहती है, देखो जी, इसकी अपेक्षा देखो ये बहुत घने घने हैं, देखो सबसे ज्यादा संख्या में लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, इसकी हो गई, उसके उससे कम होगी, ये देखो कम घनी घने लग रहे हैं, ठीक है, तो उससे कम। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, लव तरंग की होगी। ये देखो 1 2 2 3 4 ऐसे 2 4 ही हैं, ठीक है, 2 4 ही इसकी लाइनें बनी है। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, इसकी होगी। आराम से आएगा, आराम से जाएगा, आएगा, बहुत ऊंचा ऊंचा जाता रहता, तो जितना होता सबको हिला डुला के सबको चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी, आवृत्ति तरंग, आवृत्ति किसकी सबसे कम, लव तरंग की, ठीक है। इसीलिए देखो इसका चिन्ह मैंने नीचे का बनाया, यानी इसकी सबसे लो आवृत्ति है, ठीक है। और पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य, पूछा था सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी। अब देखो एक आवृत्ति के, एक और दो आवृत्ति के बीच में सबसे कम दूरी किसमें, इसमें सबसे कम दूरी है ना, इनके इनके बीच में देखो सबसे कम दूरी है ना। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, पी वेव की होगी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। क्यों, क्योंकि इनके इनके तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी, ठीक है, दूरी को दर्शाता है, ठीक है। तो दूरी सबसे कम, इनके इनके बीच में दूरी सबसे कम है ना। देखो किसी के बीच में देख लो सबसे कम दूरी है ना, इनके इनके बीच में। अब इनकी अपेक्षा में इसकी दूरी कैसी औसत रहेगी, मतलब तरंग दैर्घ्य इसकी औसत रहेगी, इनके इनके बीच में देखो कुछ ज़्यादा थोड़ी दूरी है, ठीक है। और पूछा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य फिर किसकी हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, लव तरंग की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, देखो सबसे ऊपर देखिए हाई वाला चिन्ह भी मैंने लगाया है, ठीक। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, लव तरंग की। देखो इनके इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप है, ठीक है, इनके इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा तबाही यही तरंग मचाती है, ठीक, बहुत ज़्यादा दूरी है, इतनी ज़्यादा दूरी है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, किसकी, पी वेव की। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, लव तरंग की, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, आयाम पूछ लिया जाता है, आयाम मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे कम ऊंचाई किसकी हो जाएगी, सबसे कम आयाम किसका होगा, ठीक है, तो किसका, पी वेव का होगा। इसकी देखो ऊंचाई थोड़ी छोटी है, क्योंकि ये जल्दी स्पीड में चलती है, कोई चीज़ स्पीड में चलेगी तो उसको ऐसे ऐसे हिल के घोड़े जैसा कूद कूद थोड़ी जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर ये आती है धीरे धीरे स्पीड में निकल जाती है बिल्कुल क्या, ध्वनि की तरह निकलती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसका आयाम फिर, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आयाम इसका कम हो जाएगा, ठीक। इसका आयाम तो औसत रहेगा, इसके ये बीच में है तो पड़ जाता है, ये तो औसत ही रहेगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई इसकी अपेक्षा में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो इसकी ऊंचाई देख लो, ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई में, लव तरंग की है, ठीक है, लव तरंग की। सबसे ज़्यादा आयाम फिर किसका हो जाएगा, लव तरंग का हो जाएगा, समझे। इससे पूछ लिया था क्वेश्चन, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम पूछा था। सबसे कम आवृत्ति किसकी है, सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो किसकी है, लव तरंग की है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, पी वेव की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लव तरंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो प्राइमरी तरंग का, ठीक है, मतलब पी वेव का। और सबसे कम आयाम, सबसे कम आयाम किसका, यानी सबसे कम ऊंचाई, इसका हिंदी वर्जन याद रखिए, सबसे सही रहेगा, ठीक है। आवृत्ति मतलब संख्या, तो माइंड में बसाओ सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, इसी की है ना सबसे ज़्यादा संख्या, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, इसी की होगी। तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी, एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति के बीच में इसकी दूरी कम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा दूरी है, देखो कितनी दूरी है। तो सबसे ज़्यादा दूरी किसमें होगी, आवृत्ति मतलब तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, ठीक। आयाम क्या होता है, ऊंचाई को दर्शाता, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसके, इसके बीच में क्या ऊंचाई ज्यादा है, नहीं है, सबसे ज्यादा ऊंचाई इसमें है। जैसे किसी आयाम होता है क्या, आयाम जैसे किसी को
पी वेव से, मतलब पी आयाम से किसी को मारना है। जैसे पी आयाम से मारे, देखो धीरे 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 इसे मारे, पी आयाम से मारे धीरे धीरे धीरे, कोई चोट लगे, कोई फर्क पड़ रहा है, ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं होगी, इसीलिए ये इसी पी वेव से चलती रहती है और सड़क से निकल जाती है। ठीक, इतना ज़्यादा क्या करती हैं, इतना ज़्यादा भूकंप नहीं ला पाती, सबसे इससे ज़्यादा तबाही नहीं मारती। देखो इसे मारे धीरे धीरे, इसे मारिए आप अपने आप को, पी वेव से मारिए धीरे 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 मारिए, देखिए तकलीफ हो रही नहीं हो रही, तो ये सबसे कम तबाही ला रही है, कम तबाही ला रही। इसी तरीके से अगर हम एस वेव से मारते हैं, एस आयाम से अगर मारते हैं, ठीक है, तो एस आयाम से थोड़ा ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे मारिए, कस के ना मारिए, चोट लग जाएगी ना, कस के ना, ऐसे ऐसे आयाम से मारिए, देखिए उससे उसकी अपेक्षा में ज़्यादा चोट लग रही है ना, मतलब ज़्यादा तबाही आ रही है, ज़्यादा चोट लग रही है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर एल तरंग यानी एल वेव, एल आयाम से मारते हैं, ठीक, लब आयाम से मारते हैं, इस आयाम से मारते हैं, तो सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। ऐसे मारिए, धड़ाक से मार दिए, खोपड़ी उपड़ी टूट जाएगा सब ना, गिर जाएंगे उधर, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, पता चले आपको, जैसे खली मारेगा तो किस आयाम से मारेगा आपको, समझे, खली एक चिट्ठा मार दे आपके तो किस आयाम से मारेगा, तो लब तरंग के रूप में मारेगा, मतलब सबसे ज़्यादा आयाम से मारेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयाम, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयाम किसका होता है, तो एल वेव का होता है, तो एल वेव से मारेगा, खली मारेगा तो ये गिर जाएंगे। और कोई सिट्टी पिट्टी हो वो मार दे तो कैसे मारेगा, इससे ज़्यादा मार देगा। ठीक है, तो किस पी वेव से मारेगा। और थोड़ा बहुत जिम करने वाला जैसे हमारे जैसे लोग हों तो कैसे मारेंगे, तो इस आयाम से मारेंगे। आयाम कैसे, औसत मारेंगे, एस वेव से मारेंगे। ठीक है, तो ऐसे से मार ज़्यादा, ऐसे से ताव मारेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन मारेगा, एल वेव। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तबाही मार लाता है, क्यों, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम से आता है, बड़ा आग से मारेगा तो समझो लुढ़क गए। ठीक है, काम खत्म। ठीक, अब इतना समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अब भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए तो फिर से बताएंगे। ये सब आपको याद करने वाला है, लेकिन बस इसका हिंदी वर्जन याद कर लीजिए। यानी संख्या, आवर्ती किसको दर्शा, संख्या सबसे कम किसी, सबसे ज़्यादा इसी में है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य दूरी को दर्शाता है। ठीक, तो एक तरंग से दूसरी तरंग के बीच में कितनी दूरी है, सबसे कम दूरी इसी में है, तो सबसे कम आवर्तांक दैर्घ्य किसकी होगी, एल तरंग की, पी वेव की होगी। ठीक है, आयाम किसको दर्शाता है, ऊंचाई को, सबसे कम ऊंचाई इसी की है ना, तो प्राइमरी वेव की सबसे कम ऊंचाई होगी, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी होगी, लब तरंग की यानी एल वेव की। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे समझाते हैं भूकंप के कारण। अब देखते हैं भूकंप के कारण कौन कौन से होते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे, समझे, तरंग दैर्घ्य ये सब पढ़े थे। ठीक है, अब क्या देखते हैं भूकंप के कारण कौन कौन से होते हैं। ठीक, कैसे भूकंप के क्या क्या कारण है, तो एक तो नवीन वलित पर्वत, ये इतना मुख्य कारण नहीं है। सबसे मुख्य कारण कौन सा होता है, सबसे प्लेटों का विनाशी कगार। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण यही है। ठीक, नवीन वलित पर्वत का तल वगैरह होता है, तल से क्या उससे भूकंप वगैरह आते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सबसे ज़्यादा भूकंप किससे आते हैं, प्लेटों के विनाशी कगार से। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके कगार होते हैं, एक अभिसरण करता है, एक अवसरण करता है। अभिसरण से ज़्यादा डेंजर, अवसरण जो होता है वो ज़्यादा डेंजर होता है। कौन सा, अभिसरण। जो अभिसरण होता है वो क्या होता है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या करेंगी, अभिसरण करेंगी। और जब प्लेटें एक दूसरे से आपस में दूर जाएंगी तो क्या करेंगी, अवसरण करेंगी। अच्छा, जब टकराएंगी तब भी विनाश होगा, जब दूर जाएंगी तब भी विनाश होगा। क्यों, क्योंकि जब टकराएंगी तो एक दूसरे टकरा के क्या भूकंप लाएंगी, लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे से सब जमीन फटती रहेगी, फटेगी तो नीचे सब क्या भरा है, मैग्मा भरा है, वहीं से धधकता हुआ मैग्मा क्या ऊपर आ जाएगा, तल पे आ जाएगा तो पूरे तल पे क्या मैग्मा फैल जाएगा, तो वो भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, अभिसरण। क्यों, क्योंकि जब ये प्लेटें आपस में टकराती है, क्योंकि हम लोग स्थल भाग पे रहते हैं और स्थल भाग पे ज़्यादातर यही होता रहता है, क्या अभिसरण होता रहता है। प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे यहाँ दो प्लेटें दे दी गई, मान लिया एक यह प्लेट है, एक यह प्लेट है, ये अलग बना देते हैं थोड़ा, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएगी तो ये क्या होगा, अभिसरण होगा ना, अभिसरण होगा तो कौन से कगार पे विनाश उत्पन्न होगा। जब ये देखो, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है, एक ये भी तो इसका किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी, तो जो जहाँ जिस किनारे पे सबसे ज़्यादा विनाश हो, सबसे ज़्यादा तबाही उत्पन्न हो, तो उसी को क्या बोल सकते हैं, विनाशी कगार यानी विनाशी किनारा। तो सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ, यही इन्हीं प्लेटों पे होगा ना सबसे ज़्यादा तबाही। तो ये कौन सी विनाशी कगार है, विनाशी किनारा है, यानी ये जब आपस में टकराएंगी तो सबसे ज़्यादा तबाही यहीं पे होगा ना। तो क्या करेंगी, अभिसरण कर रही हैं, यानी आपस में एक दूसरे टकरा के क्या करेंगी,
सब भूकंप ला देंगे। और अवसरण क्या होता है? अवसरण मतलब इसमें क्या, नॉर्मल तबाही, ज़्यादा तबाही नहीं आती। क्यों? क्योंकि जैसे अटलांटिक महासागर मैंने बताया था ना, इस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में क्या हो रहा है? जो प्लेटें अटलांटिक महासागर की प्लेटें हैं ना, वो क्या करती है, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे वो दूर जाती रहेगी तो अंदर क्या, जमीन फटती रहेगी। जमीन फटेगी तो अंदर से क्या, ज्वालामुखी वगैरह है तो सब ऊपर आ जाएंगे ना, धधकते हुए ज्वालामुखी, जितना लावा वगैरह सब ऊपर जाया जाएगा। तभी भी अटलांटिक महासागर में, तभी कहा जाता है अटलांटिक महासागर में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जितना बड़ा महासागर है, सब प्लेटें एक दूसरे से खींच रही हैं, मतलब दूर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, अवसरण कर रही हैं। तो नीचे जितना है सब मेग्मा था, सब फूट ढेक के क्या ऊपर आ गया, यानी जब समुद्र के अंदर उसमें क्या बहुत मेग्मा भरा हुआ, समझे, सब नीचे से लावा सब ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि प्लेटें दूर जा रही हैं, नीचे से ज्वालामुखी सब ऊपर आ रहा है, नीचे जमीन फट रही है तो ऊपर आ रहा है ज्वालामुखी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पहाड़ बन गया है, ठीक है, बहुत चोटियां सब बन गई समुद्र के अंदर, ठीक है। तो उन्हीं चोटियों को क्या कह देते हैं, समुद्र के अंदर है तो उन्हीं को क्या, रीच या कटक बोल देते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है सबसे बड़ा कटक कहाँ है, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में। कितना बड़ा कटक है, पूरा महासागर है। यहाँ देखने में तो तनिक लग रहा होगा, लेकिन जब हम मैप उस दिन बताए थे ना, उस दिन बताए थे, मैप में बताए थे अटलांटिक महासागर। तो सबसे बड़ा कटक कहाँ, अटलांटिक महासागर में। क्यों? ये प्लेटों के अवसरण से हो रहा है, ठीक है। अवसरण मतलब खिंचाव, यानी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, जब एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, अभिसरण होगा। उससे क्या, उससे ज़्यादा विनाश होगा, ठीक है। जब दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ ज्वालामुखी वगैरह आएगा, ये तो समुद्र वगैरह में आता है, ये प्लेट दूर जाती हैं। और ज़्यादातर प्लेटें जो मैंने बड़ी बड़ी प्लेटें बताई थी, ठीक है, वो क्या आपस में टकराती हैं, उससे क्या भूकंप आता है, ठीक है। वो क्या करती हैं, अभिसरण करती है, ठीक है। तो ऐसे एक वैज्ञानिक थे हमारे रीड महोदय, ठीक है, रीड महोदय, इन्होंने अपना प्रत्यास्था प्रचलन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था जो प्लेटें हैं उनको जितना भी खींचिए, कितना भी खींचिए, वो टूटेंगी नहीं, लेकिन एक हद तक, मतलब जितना भी खींच दीजिए वो टूटेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन एक हद होती है, उस हद से भी ज़्यादा अगर खींच देंगे तो क्या, टूट जाएंगी, ठीक है। तो टूट जाएंगी तो क्या, विनाश उत्पन्न हो जाएगी। और यही बताया था, यही इसमें ये क्या होगा था, अवसरण वाला, ठीक है। अभिसरण में इन्होंने क्या बताया कि जो प्लेटें होती हैं उनको कितना भी ढकेलिए वो एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन एक हद के बाद वो क्या, उनमें उनके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। वो एक हद के बाद वो क्या, आपस में टकरा के क्या, वो मुड़ जाएंगी। जैसे आई वैसे तो टकराएंगी, बहुत पावर लगा दिए नहीं टकराएंगी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर क्योंकि होती है, ठीक है। फिर एक हद के बाद वो आपस में टकरा के क्या, मुड़ जाएंगी। उसी से क्या, वलित पर्वत वगैरह का निर्माण हो जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, फोल्डेड माउंटेन वगैरह का निर्माण हो जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट का निर्माण हो गया, माउंट एवरेस्ट बता रहे, हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। तो किससे बना है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। किससे बना, अभिसरण से ही बना है, ठीक है। जब दो प्लेटें आपस में, कौन सी, जो इंडियन प्लेट किससे टकराई थी, इंडियन प्लेट मैंने बताया था, नीचे इंडियन प्लेट है, ठीक है। और वो वाली दूसरी प्लेट कौन, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, उससे टकराया था। उससे टकरा के क्या बना दिया, टकरा के क्या, पूरा माउंटेन बना दिया, ठीक है। ये नीचे कौन सा, इंडियन प्लेट थी, और ये ऊपर से आई थी मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। ये इंडियन प्लेट से टकरा के कहाँ, यहाँ पे क्या बना दिए, पूरा माउंट एवरेस्ट बना दिए, पूरा माउंट एवरेस्ट याद आता बार बार, हिमालय बना दिए, ठीक है। हिमालय की एक चोटी है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसीलिए हिमालय की लंबाई, ऊंचाई हर बार बढ़ती रहती है, ठीक है। कभी पढ़े होंगे, पहले पढ़े होंगे 8,848, अब पढ़ते हैं 8,850, कुछ 10-12 साल और रुक जाइए, इसी को क्या पढ़ेंगे, 8,852, ठीक है। 2-4 मीटर हर बार बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ऐसे क्यों, क्योंकि अभिसरण अभी भी ये क्या, प्लेटें इसको खींच रही हैं। तो ये अब समझ गया अवसरण क्या होता है। अवसरण मतलब जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए। अभिसरण क्या होता है, प्लेटें आपस में टकरा जाएं। तो ये तो हो गया प्लेटों का विनाशी का गारा। इससे क्या होता है, भूकंप का ये भी एक कारण है, ठीक। मानव जनित भी कारण होता है। अच्छा, मानव, ज़्यादातर लोग मानव इतना दरिद्र होता है, ठीक है, जहाँ भूकंपी जोन होता है वहीं जाके बस जाता है, ठीक है। तो जहाँ भूकंप वगैरह आता है वहाँ रहने का जरूरत, वहीं सड़क बनाएगा, वहीं रेलवे चलाएगा, वहीं सारे काम वहीं करेगा, ठीक है। तो जहाँ विनाशी का गारा, जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ रहने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, दूसरी जगह रहो, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो गया, मानव जनित कारण हो गया, ठीक है। मानव को क्या, भूकंप के वाले क्षेत्र से क्या दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कारण हो गए। तो आपको इतना लगभग समझ में आया, जितना पढ़ाए हैं ये आपको सब याद ही करने वाला था, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि आपको
आसान भाषा में कितना कितना समझा सकते हैं वो समझा दें, ठीक है। अब उम्मीद है आपको इतना सब समझ में आया होगा, ठीक है, जितना पढ़ा है। फिर इसके आगे भी थोड़ा बहुत है, वो भी आपको याद करने वाला है, लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि कितनी आसान भाषा में समझा दें, वो भी समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद आगे का फिर कल पढ़ाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।